वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जहाँ तक धातुओं और अधातुओं के जल के साथ में यानी H2O के साथ में अभिक्रिया का प्रश्न है, हम आपको बताना चाहेंगे दो प्रमुख बातें। पहली बात तो ये है कि सभी धातुएं, सभी जो मेटल्स हैं वो जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करती, सभी धातुएं नहीं करती हैं। अब ऐसी कौन कौन सी धातुएं हैं जल के साथ में जो अभिक्रिया नहीं करती हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कि सीसा, ये एक धातु है जिसको हम लेड भी बोलते हैं और इसका जो चिन्ह होता है वो होता है Pb, P बड़ा और B छोटा, Pb। सीसा, लेड या Pb ये जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। इसी तरह कॉपर, कॉपर जिसको हम Cu से प्रदर्शित करते हैं, कॉपर, तांबा, कॉपर या तांबा जो है ये भी जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। इसी तरह से चांदी, चांदी, चांदी जिसको हम सिल्वर बोलते हैं अंग्रेजी में और जिसको Ag से विज्ञान में हम प्रदर्शित करते हैं, ये भी जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। और इसी तरह से सोना या गोल्ड जिसको कि हम Au से विज्ञान में प्रदर्शित करते हैं, ये भी जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो पहली बात तो नोट करने वाली बात यह है कि सभी धातुएं जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, कुछ धातुएं हैं जो अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, और जो धातुएं जल के साथ में अभिक्रिया करती हैं वो जल के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं?
या तो बनाती हैं धातु ऑक्साइड। अब धातु ऑक्साइड से चौंके मत, धातु ऑक्साइड क्यों बना रही है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन तो पहले से शामिल है, और कुछ देर पहले ही हमने आपको बताया था कि जब कोई धातुएं ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, तो जब धातुएं जल के साथ में अभिक्रिया करती हैं तब भी वो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, इसके अलावा धातु ऑक्साइड के अलावा कई बार धातु ऑक्साइड ना बना करके वो क्या बनाती हैं? धातु हाइड्रोक्साइड। धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड। आपकी बुक में धातु हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, धातु ऑक्साइड नहीं दिया है, जबकि दोनों चीजें हैं। जो घुलनशील होते हैं उस समय ये धातु ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, बनते तो धातु ऑक्साइड ही हैं, लेकिन कभी कभी जो बनती है चीज़ वो क्या है, पानी में विलय होकर के, घुल करके और धातु ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बना लेती है। ठीक है, तो आपकी बुक के हिसाब से धातु हाइड्रोक्साइड है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ, जल के साथ में यानी H2O के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? धातु हाइड्रोक्साइड या धातु ऑक्साइड। क्लियर? अब देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं सोडियम धातु की। किसकी? सोडियम की। सोडियम को हम लिखते हैं Na। Na या सोडियम जब जल के साथ में यानी पानी के साथ में यानी H2O के साथ में जब रासायनिक अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? धातु हाइड्रोक्साइड। धातु हाइड्रोक्साइड, धातु कौन सी है? सोडियम, इसलिए क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और क्या बनेगा? हाइड्रोजन। और क्या बनेगा? ऊष्मा, हीट। ऊष्मा भी निकलेगी, गर्मी। ठीक है, तो जब भी धातु जल के साथ में अभिक्रिया करती है, पहली बात तो यह कि सारी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं है, कुछ धातुएं बिल्कुल ही नहीं करती हैं। ठीक है ना, लेकिन जो धातुएं जल के साथ में अभिक्रिया करती हैं वो क्या करती हैं? क्या बनाती हैं? एक तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, उसमें हाइड्रोजन बनती है और ऊष्मा भी निकलती है, हीट भी निकलती है। ठीक है, अच्छा, ये तो बात हुई धातुओं की जल के साथ में अभिक्रिया पर। अब अगर हम बात करें अधातुओं की जल के साथ में अभिक्रिया पर, तो हम आपको बता दें कि अधातु या नॉन मेटल जो हैं जल के साथ में या जल की वाष्प के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं। अधातु अभिक्रिया नहीं करते हैं जल के साथ में। क्लियर? और यही कारण है क्योंकि अधातु जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए फास्फोरस जो कि एक अधातु है, हमने बताया था लाल और सफ़ेद रंग का महरून टाइप का जो था फास्फोरस, वो एक अधातु है। और ये जो अधातु फास्फोरस है ये ज्वलनशील भी होता है, माचिस बनाने में काम आता है, हमने आपको बताया था। तो इस अधातु फास्फोरस को हम जब संग्रहित करते हैं तो उसका संग्रहण हम किस में करते हैं? जल में करते हैं, पानी में करते हैं। क्यों करते हैं पानी में? क्योंकि ये जो फास्फोरस है अधातु है, और अधातु जो होते हैं वो जल के साथ में रिएक्शन अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और बता दें हम आपको कि इसी से मिलती जुलती एक बात हमने और कही थी आपको। हमने आपको कहा था कि पोटेशियम उसका स्टोर हम कहाँ पे करते हैं? मिट्टी के तेल में। पोटेशियम यानी के से जिसको हम बताते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उसका हम स्टोर करते हैं किसमें? कैरोसिन में या मिट्टी के तेल में, क्योंकि वो
वो क्या है, पोटेशियम क्या है, एक धातु है, वो अधातु नहीं, अधातु फास्फोरस है, और फास्फोरस का संग्रहण हम करते हैं जल के अंदर, जबकि जो धातु पोटेशियम है उसका संग्रहण हम करते हैं किसमें, केरोसिन या मिट्टी के तेल में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुओं और अधातुओं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के रासायनिक गुणों यानी केमिकल प्रॉपर्टीज के विश्लेषण के दो बिंदु अब तक हम कर चुके हैं। वो है धातु और अधातुओं की वायु या ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया, और धातु और अधातुओं की जल के साथ में अभिक्रिया। अब हम बात करेंगे तीसरे बिंदु पर, वो है धातु और अधातुओं की अम्ल यानी एसिड के साथ में अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले हम कुछ खास शब्दों पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे जो कि रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में बार बार आते हैं, आगे की क्लासों में भी आएंगे और पहले भी आ चुके हैं। ठीक है, तो इन कुछ शब्दों के ऊपर हम थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल पर। अम्ल जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं एसिड, इसकी चर्चा हम अभी थोड़ी देर पहले वैसे कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार बता दें हम आपको कि अम्ल यानी एसिड। अब सवाल उठता है कि अम्ल या एसिड क्या होता है। हम आपको बता चुके हैं कि अम्ल क्या है। अम्ल एक खास पदार्थ है। अम्ल क्या है? अम्ल एक कुछ खास रासायनिक गुणों वाला एक पदार्थ है। अम्ल क्या है? कुछ खास रासायनिक गुणों वाला एक पदार्थ है, एक सब्सटेंस है। ठीक है, और ये जो पदार्थ या सब्सटेंस है वो चखने में खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। और धातुओं को भी पिघला सकता है, मेटल्स को पिघला सकता है। इसके अलावा ये जो पदार्थ है ये नीले लिटमस पेपर को, इसका अगर जलीय विलयन हम बनाएं तो इस पदार्थों के ये नीले लिटमस पेपर को लाल बना देता है। ठीक है, जब भी नीला लिटमस पेपर अगर किसी जलीय विलयन में डुबोने पर नीला लिटमस पेपर लाल होता है, इसका मतलब है वो जो पदार्थ है जिसका जलीय विलयन बनाया गया है वो पदार्थ क्या है, उसकी नेचर जो है अम्लीय है, एसिड है। ठीक है, क्लियर? तो ये तो बात हो गई हमारी अम्ल की। अब हम बात करेंगे तीन महत्वपूर्ण शब्दों पर जो कि बार बार इस्तेमाल होते हैं। एक शब्द होता है विलेय, विलेय, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सॉल्यूट। एक शब्द होता है विलायक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सॉल्वेंट। और एक शब्द होता है विलयन, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। विलेय यानी सॉल्यूट, विलायक यानी सॉल्वेंट, और विलयन यानी सॉल्यूशन। ये तीन शब्द हैं। अब इन तीन शब्दों का मतलब क्या है? इन तीनों शब्दों का मतलब समझने के लिए हम छोटा सा प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? हम एक कांच का गिलास लेते हैं। मान लीजिए हमने एक कांच का गिलास लिया, ये हमारा कांच का गिलास हो गया। ठीक है, इस गिलास के अंदर हमने क्या किया? नमक डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाला, ये नमक डाल दिया। ठीक है, और नमक डालने के बाद में हमने इसमें थोड़ा सा आधा पानी डाल दिया, जितना भी है पानी डाल दिया, कुल मिलाकर के ये डाल दिया हमने पानी, और इसको घोल करके इसका एक विलयन बना लिया। इसको हमने घोल दिया। ठीक है, डिसॉल्व कर दिया, घोल दिया। नमक को इस पानी के अंदर हमने क्या कर दिया?
घोल दिया, घोल दिया। घोल दिया को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिसॉल्व करना, DIS और SOLVE, डिसॉल्व, डिसॉल्व करना। ठीक है, तो हमने एक गिलास लिया कांच का, उसमें थोड़ा सा नमक डाला, नमक डालने के बाद में उस गिलास में थोड़ा सा पानी डाला और उसको नमक को पानी में घोल दिया। क्लियर? ठीक है, अब देखिए ये जो प्रक्रिया हमने की, इसमें ये जो नमक है, ये जो नमक है जिसको कि हम घोल रहे हैं, जिसको कि हम घोल रहे हैं, इस नमक को तो हम जो कि घुल रहा है, हकीकत में नमक क्या हो रहा है? घुल रहा है। तो जो घुल रहा है उसको हम क्या कहते हैं? विलेय, क्योंकि ये विलीन हो रहा है, विलेय या सॉल्यूट, SOLUTE, सॉल्यूट। ठीक है, नमक क्या हो गया? विलेय या सॉल्यूट, जिसको कि हम घोल रहे हैं या घुल रहा है। ठीक है, अब जिसमें हम नमक को घोल रहे हैं वो क्या चीज है? पानी। ठीक है, तो जिसमें किसी पदार्थ को घोला जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, उसको हम कहते हैं क्या? सॉल्वेंट, विलायक। क्या कहते हैं? पानी क्या हो गया? विलायक या सॉल्वेंट, SOLVENT, सॉल्वेंट या विलायक। तो नमक जो कि घुल रहा है उसको तो हम कहेंगे विलेय या सॉल्यूट, और पानी जिसमें नमक घुल रहा है उसको हम कहेंगे विलायक या सॉल्वेंट। क्लियर? ठीक है, अब ये दोनों बातें तो हो गई। अब नमक को पानी में घोलने के बाद में जो नमक का पानी बना, घोलने के बाद में जो घोल बना, इस घोल को हम कहते हैं विलयन। विलेय को विलायक में घोलने के बाद में, यानी नमक को पानी में घोलने के बाद में जो घोल बना उसको हम कहते हैं विलयन या सॉल्यूशन। क्लियर? तो विलेय का मतलब समझ गए? विलेय का मतलब है जो विलेय हो रहा है, विलीन हो रहा है, लुप्त हो रहा है, यानी नमक। विलायक मतलब जिसके अंदर लुप्त हो रहा है, यानी पानी, सॉल्वेंट बोलेंगे इसको। और विलयन क्या? विलेय के विलायक में घुलने के बाद में जो घोल बनता है उस घोल को हम कह देते हैं विलयन या सॉल्यूशन। क्लियर? विलेय यानी सॉल्वेंट, सॉल्यूट, विलायक यानी सॉल्वेंट, और विलयन यानी सॉल्यूशन। इन तीनों शब्दों का अर्थ समझने के बाद में अब हम एक नए शब्द पे बात करेंगे, तनु विलयन। तनु यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तनु विलयन क्या होता है? ठीक है, तनु विलयन का अर्थ समझने के लिए हमें विलेय यानी सॉल्यूट, विलायक यानी सॉल्वेंट और विलयन यानी सॉल्यूशन, इन तीनों शब्दों का अर्थ आना जरूरी था, वो हम सीख चुके। अब हम बात कर रहे हैं तनु विलयन पर, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन पर। ठीक है, अब तनु विलयन का मतलब क्या होता है? तनु विलयन का मतलब होता है ऐसा विलयन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें विलेय यानी सॉल्यूट, यानी जो घुलने वाला है, विलेय जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में कम हो। दो चीजें होती है ना, एक तो होती है विलेय यानी सॉल्यूट, और एक होता है विलायक, विलायक यानी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, विलायक या सॉल्वेंट। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय की जो मात्रा है
वो विलायक की तुलना में कम होती है। किसकी मात्रा कम होती है? विलेय की। यानी अगर हम मैथमेटिक्स का निशान लगाएं ये, तो ये जो V का मुंह बंद होता है ये कम को बताता है। तो विलेय की मात्रा अगर विलायक से कम है तो ऐसे विलयन को हम बोलते हैं तनु विलयन। समझ में आई? ठीक है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, सॉल्यूट की मात्रा विलायक से यानी सॉल्वेंट से कम हो। कम हो, ये कम का चिन्ह है। विलेय की तरफ ये V बंद है ना, मैथमेटिक्स में गणित में आता है V बंद है, तो यानी ये कम को प्रदर्शित कर रहा है। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय यानी सॉल्यूट की मात्रा विलायक यानी सॉल्वेंट से कम हो, ऐसे विलयन को हम बोलते हैं तनु विलयन। उदाहरण के लिए, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे नमक वाले विलयन की, तो हम नमक वाला विलयन का उदाहरण लेते हैं। तो मान लीजिए नमक की अगर हम बात कर रहे हैं तो नमक की मात्रा मान लीजिए 20 ग्राम है। ये तो नमक है, ठीक है। और पानी जो है, पानी की मात्रा मान लीजिए 80 ग्राम है, ठीक है। तो इसकी मात्रा ज्यादा है, नमक की मात्रा कम है, तो इससे जो विलयन तैयार होगा वो तनु विलयन कहलाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, क्लियर। अब इसका उल्टा हो तो क्या होगा, वो हमारे अगले शब्द में उसका अर्थ आएगा। हमारा अगला शब्द है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। अब कुछ देर पहले, जस्ट अभी पहले हमने अभी देखा था तनु अम्ल का अर्थ, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन का, तनु विलयन का अर्थ, डाइल्यूट सॉल्यूशन का अर्थ। उसमें हमने आपको बताया था कि दो चीजें होती हैं। एक तो होता है विलेय, यानी जिसको हम लिखते हैं सॉल्यूट, और एक होता है विलयन, विलायक। विलायक, विलायक यानी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। ठीक है। तनु विलयन में हमने कहा था कि यदि किसी विलयन के अंदर विलेय की मात्रा विलायक से कम हो, यानी इस तरह की पोजीशन हो, तब तो उस विलयन को हम कहते हैं तनु विलयन। ठीक है। लेकिन अगर किसी विलयन के अंदर विलेय की मात्रा विलायक से ज्यादा हो तो, उल्टा हो तो, यानी पोजीशन इस तरह की हो तो कि ये विलेय है यानी सॉल्यूट है और ये विलायक है, और विलायक की मात्रा कम है, विलेय की मात्रा ज्यादा है, इस तरह से उल्टा वी बना हुआ है, विलेय की मात्रा ज्यादा है। यानी नमक के विलयन का जो हमने अभी उदाहरण दिया था, उसके अंदर मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि नमक की जो मात्रा है वो मान लीजिए 60 ग्राम हो, और जो पानी की जो मात्रा थी, जो कि विलायक था, सॉल्वेंट था, उसकी मात्रा मान लीजिए 40 ग्राम है। तो ऐसे विलयन को जिसके अंदर विलेय की यानी सॉल्यूट की जो मात्रा है विलायक से यानी सॉल्वेंट से ज्यादा होती है, उसको हम कहते हैं सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल, अंग्रेजी में उसको कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सांद्र अम्ल नहीं, सॉरी, सांद्र विलयन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्लियर। तो तनु अम्ल और सांद्र अम्ल का अर्थ समझ गए आप, सांद्र विलयन का अर्थ समझ गए आप। यहाँ भी देखिए मिस गलत है, विलयन शब्द आना चाहिए। ठीक है। विलेय और विलायक का मात्रा का फर्क है। अगर विलेय की मात्रा यानी सॉल्यूट की मात्रा कम है, तब तो उसको हम कहेंगे तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन।
और अगर विलेय की मात्रा ज़्यादा है विलायक से, सॉल्वेंट से, तो हम कहेंगे उसको सांद्र विलयन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं धातुओं व अधातुओं की, मेटल्स और नॉन मेटल्स की अम्ल के साथ में, एसिड के साथ में अभिक्रिया पर यानी रिएक्शन पर। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि धातुएं जो होती हैं, मेटल्स जो होते हैं, वो अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके तीन चीजें बनाते हैं, तीन चीजें पैदा करते हैं, तीन चीजें उत्पन्न करते हैं। ये तीन चीजें कौन सी हैं? नंबर 1, एक तो है हाइड्रोजन गैस। ठीक है। नंबर 2, संगत लवण। संगत लवण यानी साल्ट, लवण को बोलते हैं अंग्रेजी में साल्ट। संगत लवण का मतलब है जो धातु अम्ल के साथ में अभिक्रिया कर रही है उसी धातु का लवण बनेगा। ठीक है, संगत का मतलब उसी धातु का, तो संगत लवण बनाती है। तीसरी चीज क्या बनती है? ऊष्मा पैदा होती है, हीट पैदा होती है। ठीक है, याद रहेगा। जब भी हम बात करेंगे धातुओं की अम्ल के साथ में अभिक्रिया की, एसिड के साथ में रिएक्शन की, तो हम आपको बता दें कि धातुएं जब भी अम्ल या एसिड के साथ में अभिक्रिया करती हैं तो तीन चीज़ें उत्पन्न होती हैं। नंबर 1 हाइड्रोजन गैस, नंबर 2 संगत लवण यानी उसी धातु का लवण, और नंबर 3 ऊष्मा या हीट। ठीक है, एक उदाहरण ले लेते हैं हम। देखिए, उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, एक धातु लेते हैं पोटेशियम। पोटेशियम पोटेशियम इसको हम K से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसमें हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उससे क्रिया करवाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है, उसको लिखते हैं हम विज्ञान में HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अब जब हम पोटेशियम धातु की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं? हमें प्राप्त होते हैं, देखिए, एक तो हाइड्रोजन प्राप्त होगी, तीन चीजें प्राप्त होनी चाहिए ना, तो एक तो प्राप्त होगी हाइड्रोजन यानी H2। ठीक है, दूसरी चीज क्या प्राप्त होगी? संगत धातु लवण, यानी जो धातु अभिक्रिया कर रही है अम्ल से उसी धातु का लवण, वो क्या होगा? वो है प्लस पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम धातु थी इसलिए पोटेशियम क्लोराइड, यानी इसको हम लिख सकते हैं KCl, पोटेशियम का K और क्लोराइड का Cl, क्लोराइड। ठीक है, और इसके अलावा क्या बनेगा? ऊष्मा निकलेगी, तो प्लस ऊष्मा। ठीक है, क्लियर? कि जब भी धातु अम्ल के साथ में अभिक्रिया करेगी तो तीन चीजें बनेंगी, एक तो हाइड्रोजन गैस, दूसरा उसी धातु का लवण यानी साल्ट, और ऊष्मा। जैसा कि उदाहरण में हमने देखा कि पोटेशियम धातु की जब हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ में अभिक्रिया कराई तो हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? हाइड्रोजन यानी H2, और संगत लवण यानी पोटेशियम धातु का लवण, वो क्या है? पोटेशियम क्लोराइड KCl, और ऊष्मा हीट। क्लियर? तो ये तो बात हो गई धातुओं की अम्ल के साथ में अभिक्रिया की। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी अधातुओं की यानी नॉन मेटल्स की अम्ल के साथ में अभिक्रिया की। ठीक है, तो यहां पर हम थोड़ी सी आपको बात बता दें कि जहां तक अधातुओं का या नॉन मेटल का प्रश्न है, अधिकांश अधातु जो हैं, अधिकांश जो नॉन मेटल्स हैं, वो डाइल्यूट जो एसिड होते हैं
तनु जो अम्ल होते हैं, अभी हमने आपको समझा दिया तनु अम्ल का मतलब क्या होता है, जिनकी पावर कम होती है। तो तनु अम्ल जो है, डाइल्यूट जो एसिड्स हैं, उनके साथ में अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, ज़्यादातर जो अधातुएं हैं, मतलब जितनी भी अधातुएं हैं, अधिकांश अधातु जो हैं वो तनु अम्लों के साथ में, डाइल्यूट एसिड्स के साथ में, यानी कम पावर वाले जो एसिड्स होते हैं उनके साथ में अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, अधातुएं सिर्फ सांद्र, यानी सांद्र एसिड का मतलब क्या हुआ, जो अभी हमने बताया था, जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा हो और विलायक की मात्रा कम हो। सांद्र, सांद्र जो अम्ल होते हैं, कंसंट्रेटेड जो एसिड होते हैं, उनके साथ में अभिक्रियाएं करती हैं। अधातु जो होती हैं, सांद्र जो अम्ल हैं, कंसंट्रेटेड जो एसिड हैं, उनके साथ ही अभिक्रिया कर पाती है। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम अधातुओं की बात करें एसिड के साथ में अभिक्रिया की, तो पहली बात तो ये है कि जो अधातुएं होती हैं वो जो तनु एसिड होते हैं, डाइल्यूट जो एसिड्स होते हैं, उनके साथ में तो अभिक्रिया करती ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात, ये अभिक्रिया किसके साथ करती हैं? सांद्र अम्लों के साथ में, कंसंट्रेटेड एसिड्स के साथ में। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे सल्फर का हम लेते हैं। देखिए, उदाहरण लिया हमने, सल्फर हम जानते हैं एक अधातु है, सल्फर को हम एस से प्रदर्शित करते हैं। सल्फर की अभिक्रिया हमने कराई अम्ल से, कौन से अम्ल से? सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र यानी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है, फार्मूला होता है HNO3। तो सल्फर की हमने अभिक्रिया कराई सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, यानी HNO3 से। तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा? देखिए, पहला तो सल्फर डाइऑक्साइड, क्या प्राप्त होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, दूसरी चीज क्या प्राप्त होगी हमें? सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? SO2 प्लस दूसरी चीज क्या प्राप्त होगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका फार्मूला है NO2। ठीक है, और क्या प्राप्त होगा? जल, यानी पानी। पानी का फार्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है, तो अधातुओं की अगर हम बात करें तो अधातुओं में हम कहते हैं कि ज़्यादातर जो अधातुएं हैं वो तनु जो एसिड्स होते हैं, तनु डाइल्यूट जो एसिड्स होते हैं, तनु जो अम्ल होते हैं, उनके साथ में अभिक्रिया नहीं करती हैं। वो अधातुएं अभिक्रिया करती हैं कंसंट्रेटेड अम्लों के साथ में, कंसंट्रेटेड एसिड्स के साथ में, यानी सांद्र अम्लों के साथ में। और जब कोई अधातु सांद्र अम्लों के साथ में अभिक्रिया करती है तो वो, जैसे सल्फर का उदाहरण दिया, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगी और जल बनाएगी। इस अभिक्रिया को आप याद कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे धातुओं और अधातुओं के दैनिक जीवन में उपयोग पर, यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन डेली लाइफ। पहले हम बात करेंगे धातुओं के बारे में, धातुओं के दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में, और उसके बाद में हम बात करेंगे अधातुओं के दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में। यदि हम बात करें धातुओं के दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में, तो वैसे तो हम सभी धातुओं और अधातुओं की उपयोग, जब हमने धातु और अधातुओं के चित्र प्रदर्शित किए थे उसी समय काफ़ी कुछ तो बता दिए थे, वो एक्स्ट्रा बता दिए थे। बल्कि फिर भी आपकी पाठ्यक्रम के हिसाब से, आपकी पुस्तक के हिसाब से धातुओं के जो दैनिक जीवन में उपयोग हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। धातुओं का दैनिक जीवन में जो उपयोग है वो मुख्यतः 6 हैं। नंबर 1, धातुओं का प्रयोग जो है वो बर्तन बनाने में किया जाता है।
ठीक है। नंबर 2, धातुएं मुख्यतः तांबे और एल्युमिनियम का उपयोग। बर्तन बनाने में तो हमने बता ही दिया था, बहुत सारी धातुओं का करते हैं, सोने का भी करते हैं, चांदी का भी करते हैं, एल्युमिनियम का भी करते हैं, है ना। बहुत सारे तरह के धातुओं के बर्तन बनते हैं, ठीक है। तांबे के भी बनते हैं, ठीक है। दूसरा उपयोग है कि धातुओं में मुख्यतः 2 धातुएं जैसे तांबा और एल्युमिनियम, इनका प्रयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है। तरह तरह के जो तार बनते हैं, बिजली के तार में धातु में मतलब तांबे और एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। बाकी अन्य तरह के जो तार बनते हैं उसमें लोहे के तार भी बनते हैं, कई तरह के अन्य धातुओं के भी तार बनते हैं, ठीक है। तीसरी बात, धातुओं का खासकर लोहे का और एल्युमिनियम का, इन 2 का प्रयोग टीन शेड बनाने में यानी चद्दर बनाने में किया जाता है, ठीक है। नंबर 4, धातुओं का खासकर सोना, चांदी और टिन, इनका प्रयोग आभूषण बनाने में यानी गहने बनाने में और सिक्के बनाने में, कॉइन्स जो सिक्के होते हैं हमारे, उनके बनाने में किया जाता है। किस किस का? सोने का, चांदी का और टिन का, ठीक है। इसी तरह से नंबर 5, एकमात्र जो हमने आपको बताई थी, एकमात्र जो द्रव धातु है, एकमात्र लिक्विड जो धातु है, मेटल है, वो है मरकरी या पारा। तो मरकरी या पारा, या जिसको हम Hg से भी प्रदर्शित करते हैं, उसका प्रयोग बुखार नापने के काम में आने वाला जो थर्मामीटर होता है, तापमापी होती है, या हवा का प्रेशर नापने के लिए भी एक बैरोमीटर होता है, उसके अंदर किया जाता है, ठीक है। ये बात भी हम आपको बता चुके हैं वैसे पहले, ठीक है। इसके अलावा नंबर 6, धातुओं की अम्लों के साथ में अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कुछ लवण बनते हैं। हमने अभी देखा था कि जब धातु अम्लों के साथ में अभिक्रिया करती है तो संगत धातु के लवण बनते हैं। तो ये जो लवण बनते हैं, इनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। जैसे एक लवण है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड जो लवण है, इसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नमक, नमक। और सोडियम कार्बोनेट, दूसरा लवण है सोडियम कार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं कपड़े धोने का सोडा। और तीसरा लवण है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी खाने का सोडा, ठीक है। तो ये लवण, ये हमारे धातुओं के उपयोग हो गए। धातुओं के उपयोग के बाद में अब हम बात करेंगे अधातुओं के उपयोग पर, नॉन मेटल्स के दैनिक जीवन में यूज पर। देखिए कौन कौन से उपयोग है। नंबर 1, सल्फर या गंधक, सल्फर को हम गंधक भी कहते हैं। ये जो अधातु है, इसका प्रयोग हम अम्ल के रूप में, एसिड बनाने में, औषधि में यानी मेडिसिन्स के अंदर दवाइयां बनाने में और बारूद बनाने में करते हैं, ठीक है। सल्फर के उपयोग हम पहले ही बता चुके हैं आपको, ठीक है। इसी तरह से फास्फोरस जो दूसरी अधातु है, इस अधातु का प्रयोग हम माचिस बनाने में करते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं। इसके अलावा पटाखे बनाने में करते हैं। इसके अलावा कीड़े मारने की जो दवाइयाँ होती हैं, जंतुनाशक दवाइयाँ जो होती हैं, वो बनाने में भी हम फास्फोरस का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, तो ग्रेफाइट नामक जो अधातु है, जो कि कार्बन की एक अपर रूप है, एलोट्रोप है, इसका प्रयोग हम जो सेल होते हैं हमारे टॉर्च के, इनके या गाड़ियों की जो बैटरी होती हैं, उनके इलेक्ट्रोड बनाने में करते हैं, ठीक है। और चौथा जो है ये ग्रेफाइट है, इस अधातु का प्रयोग हम पेंसिलों में भी करते हैं, पेंसिलों में। सीसा या लेड या पीबी जो होता है, उसके विकल्प के रूप में, अल्टरनेट के रूप में, यानी दोनों का प्रयोग होता है पेंसिलों में। शीशे का यानी लेड का या पीबी का भी प्रयोग होता है और ग्रेफाइट का भी प्रयोग पेंसिलों में किया जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी अधातुओं के उपयोग की। अब हम बात करेंगे एक खास प्रकार के धातुओं पर, जिसका नाम है उत्कृष्ट धातुएं। अंग्रेजी में उसको कहते हैं नोबल मेटल्स। अब सवाल उठता है कि
उत्कृष्ट धातुएं या नोबल मेटल का मतलब क्या होता है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि धातुएं वायु के साथ में यानी ऑक्सीजन के साथ में भी अभिक्रिया करती हैं, जल के साथ में भी अभिक्रिया करती हैं, अम्लों के साथ में भी अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, उसी समय हमने कुछ ये भी बताया था आपको कि कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो ना तो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करती हैं, ना जल के साथ में अभिक्रिया करती हैं और ना ही अम्ल के साथ में अभिक्रिया करती हैं या किसी क्षारक के साथ में अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, तो ऐसी धातुएं, ये धातुएं जो होती हैं ये क्या होती हैं, बेहद कम अभिक्रियाशील होती हैं, बेहद कम रिएक्टिव होती हैं। यानी हम कह सकते हैं निष्क्रिय धातुएं हैं, ये रिएक्टिव होती ही नहीं है। इन पर ना तो ऑक्सीजन का प्रभाव पड़ता है, वायु का प्रभाव पड़ता है, ना जल का प्रभाव पड़ता है, ना अम्ल का प्रभाव पड़ता है, एसिड का प्रभाव पड़ता है, और ना ही क्षारक का यानी बेस का प्रभाव पड़ता है। किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे कुछ उत्कृष्ट धातुओं के नाम हम बता रहे हैं आपको, जैसे है सोना, जिसको हम गोल्ड कहते हैं अंग्रेजी में, और विज्ञान की भाषा में AU से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसी तरह से चांदी, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं सिल्वर और विज्ञान की भाषा में बोलते हैं AG, ये भी एक उत्कृष्ट धातु है। और इसी तरह से एक होती है प्लेटिनम। प्लेटिनम, इसका नाम आपने थोड़ा कम सुना होगा, हमने आपको इसको दिखाया था, प्लेटिनम। प्लेटिनम भी क्या चांदी की तरह की एक धातु होती है, PT, चांदी की तरह की एक धातु होती है, बल्कि ये ऐसी धातु होती है कि इससे सोने से भी ज़्यादा महंगी होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये क्या है, उत्कृष्ट धातुएं हैं, नोबल मेटल्स हैं। और नोबल मेटल्स क्या होती हैं, ऐसी धातुएं जो अब रासायनिक अभिक्रिया की दृष्टि से निष्क्रिय होती हैं या बेहद कम अभिक्रियाशील होती हैं, रिएक्टिव होती हैं। इन पर जल का, वायु का, अम्ल का या क्षार का किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, और इसी कारण से ये जो धातुएं हैं, इनका मुख्य उपयोग जो हम करते हैं दैनिक जीवन में, वो करते हैं आभूषण बनाने में, गहने बनाने में, क्योंकि इनके बने हुए जो गहने होते हैं वो अधिक समय तक चमकीले बने रहते हैं। क्यों बने रहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ में, पानी के साथ में या अम्ल के साथ में या क्षार के साथ में अभिक्रिया करते ही नहीं है। अब करेंगे नहीं तो इनके कलर पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, क्लियर। तो उत्कृष्ट धातु कौन सी हैं, वे धातुएं जो निष्क्रिय होती हैं या बेहद कम अभिक्रियाशील होती हैं, जिन पर ऑक्सीजन का यानी वायु का, जल का या अम्ल का या क्षारक का किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उत्कृष्ट धातुएं, नोबल मेटल्स का आपसे कोई उदाहरण पूछे तो हम सोना, चांदी या प्लेटिनम का नाम ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हम आपको दैनिक जीवन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहेंगे, और वो ये कि हम जो सोना या चांदी के आभूषण पहनते हैं ना, वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होते। यानी सोने के जो आभूषण हम पहन रहे हैं, चांदी के जो हम पहन रहे हैं, वो 100% सोना या चांदी नहीं होते हैं। उनमें कुछ मात्रा में अन्य धातु भी मिलाई जाती है। क्यों मिलाई जाती है, क्योंकि शुद्ध रूप में सोना या चांदी के जो आभूषण बनाए जाएं अगर, तो वो बेहद कमज़ोर होते हैं, उनमें मजबूती बिल्कुल नहीं होती है, बेहद नरम होती हैं सोना और चांदी धातुएं। तो इसको मजबूती प्रदान करने के लिए सोना या चांदी के जो भी आभूषण बनाए जाते हैं उसके अंदर कुछ मात्रा में अन्य धातु मिलाई जाती है। जैसे अन्य धातु कौन सी मिलाई जाती है, जैसे अगर हम बात करें चांदी की यानी Ag की, तो अगर चांदी के आभूषण हैं तो चांदी के अंदर मजबूती देने के लिए हम तांबा या कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। किसका, तांबा, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉपर और विज्ञान की भाषा में Cu से प्रकट करते हैं। तो चांदी में तो हम मिलाते हैं तांबा ताकि जो चांदी के आभूषण बने वो मजबूत रहें, आसानी से टूटे नहीं। ठीक है, अगर हम सोने की बात करें,
जब सोने के आभूषण बनाए जाते हैं तो उसमें भी कुछ धातुएं अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं मजबूती के लिए। ये अन्य धातुएं कौन कौन सी हैं? ये हैं, देखिए, सोने में मिलाई जाती है, एक तो चांदी भी मिलाई जाती है, चांदी यानी सिल्वर, जिसको हम Ag से प्रकट करते हैं। इसके अलावा सोने में हम तांबा या कॉपर भी मिला देते हैं, तांबा या कॉपर, ठीक है। और इसी तरह से एक और धातु होती है जिंक, Zn, जिंक। ये जिंक धातु जो है ये भी सोने में मिलाई जाती है सोने के आभूषण बनाते समय, ठीक है। यहां पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सोने की शुद्धता जो है उसको हम कैरेट के अंदर नापते हैं। एक यूनिट होती है कैरेट, आपने सुना होगा 24 कैरेट, 23 कैरेट, 25 कैरेट। तो सोने की जो शुद्धता होती है वो हम, उसकी जो यूनिट होती है, उसकी जो इकाई होती है वो होती है कैरेट, ठीक है। 24 कैरेट के जो सोने को हम 100% शुद्ध सोना मानते हैं। अगर 100% शुद्ध सोने की बात हो तो उसका मतलब है 24 कैरेट सोना है, ठीक है। और आभूषण जो बनाते हैं, गहने जो हम बनाते हैं, उसके अंदर 24 कैरेट सोने का इस्तेमाल नहीं होता, वो मेनली 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट उनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मिश्र धातु पर। मिश्र धातु यानी मेटल अलॉयज। मिश्र धातु को अलॉय बोलते हैं या मेटल अलॉय भी बोलते हैं, ठीक है। तो मिश्र धातु यानी मेटल अलॉय जो हैं, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, किसी भी धातु के साथ में, जब हम किसी धातु के साथ में एक या उससे अधिक धातु या अधातु, धातु भी हो सकती है या अधातु भी हो सकती है, मेटल भी हो सकती है, नॉन मेटल भी हो सकती है, किसी धातु के साथ में एक या उससे अधिक धातु या अधातु धातु या अधातु को मिलाने से बनने वाले जो मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब समान अंगों वाला मिश्रण, मिक्सचर, ठीक है। उसके द्वारा निर्मित जो कृत्रिम धातु होती, नई धातु जो बनती है, उसको हम कहते हैं मिश्र धातु या मेटल अलॉय, या फिर केवल अलॉय भी कह देते हैं, ठीक है। मिश्र धातु का मतलब क्या है? किसी धातु के अंदर, कोई भी धातु हो, उस धातु के अंदर एक या एक से अधिक धातु या अधातु को मिलाने से बना हुआ जो मिश्रण है, जो समांगी मिश्रण है, उसके द्वारा जो नई धातु बनती है, उसको हम कहते हैं मिश्र धातु या अलॉय या मेटल अलॉय। क्लियर? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम मिश्र धातु की बात कर रहे हैं तो मिश्र धातु के अंदर मेन धातु के साथ में, जो मुख्य धातु है, उसके साथ में कुछ धातु, अन्य धातु या अधातु मिक्स की जाती है। उनकी संख्या एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। क्लियर? अब सवाल ये उठता है कि मिश्र धातु या मेटल अलॉय की आवश्यकता क्या होती है, उसको बनाने का कारण क्या है? जब धातु हमारे पास में मौजूद है तो आखिर मिश्र धातु की क्या आवश्यकता पड़ी, ठीक। तो देखिए, मिश्र धातु का जो निर्माण है वो किसी खास धातु की मजबूती बढ़ाने के लिए, यानी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, या उसका टिकाऊपन यानी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए, या उसे जंग प्रतिरोधी, क्रोजन रेजिस्टेंट, जंग को बोलते हैं क्रोजन, तो क्रोजन रेजिस्टेंस बनाने के लिए, जंग प्रतिरोधी बनाने के लिए, या ऊष्मारोधी बनाने के लिए, हीट रेजिस्टेंट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। मिश्र धातुओं का निर्माण क्यों किया जाता है? एक तो मजबूती के उद्देश्य से, कि मजबूती बढ़ जाए, स्ट्रेंथ बढ़ जाए, ठीक है, मजबूती बढ़ जाए, स्ट्रेंथ बढ़ जाए। दूसरी, टिकाऊपन बढ़ जाए, टिकाऊपन बढ़ जाए यानी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए,
ठीक है, या फिर वो जो धातु है वो जंग प्रतिरोधी बन जाए, यानी उसमें जंग ना लगे। जंग प्रतिरोधी को बोलते हैं कोरोजन रेजिस्टेंट, कोरोजन रेजिस्टेंट, ठीक है। और या फिर चौथा कारण होता है कि उसको हमें, वो जो धातु है उसको ऊष्मारोधी बना दिया जाए, ऊष्मारोधी, हीट रेजिस्टेंट, यानी जिसमें गर्मी ना लगे, कम गर्मी लगे या फिर, ठीक है। तो मिश्र धातु बनाने के उद्देश्य क्या होते हैं? किसी भी धातु के अंदर मजबूती यानी स्ट्रेंथ को बढ़ाना, उसके टिकाऊपन यानी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाना, या उसके अंदर जंग की प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना, कोरोजन रेजिस्टेंट बनाना, या ऊष्मारोधी उसको बनाना, हीट रेजिस्टेंट बनाना, ठीक है। अब देखिए मिश्र धातुओं के कुछ उदाहरणों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, स्टेन का मतलब होता है धब्बा, दाग धब्बा। लेस का मतलब होता है रहित। स्टील का मतलब, स्टील आप जानते ही हैं, इसको स्टील को हम बोलते हैं इस्पात भी बोल देते हैं, फौलाद भी बोल देते हैं, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील का मतलब है ऐसा इस्पात या ऐसा फौलाद जिसपे कि धब्बे ना पड़ते हो, ठीक है, धब्बों से मुक्त हो, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील जो है ये एक मिश्र धातु है, मेटल अलॉय है। इसका निर्माण लोहे के साथ में, आयरन के साथ में, या आयरन को हम फेरस भी बोलते हैं, Fe, उसके साथ में क्रोमियम व निकिल। कौन कौन सी धातु? एक तो है धातु क्रोमियम और एक धातु है निकिल, निकल, ठीक है, निकल या निकिल। तो क्रोमियम व निकिल, इन दोनों धातुओं को लोहे के साथ में मिक्स करके और हम स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। स्टील को हम फौलाद या इस्पात कहते हैं, और इसे स्टेनलेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दाग नहीं पड़ते हैं। स्टेन का अर्थ होता है दाग या धब्बा। तो स्टेनलेस स्टील का मतलब क्या हुआ? ऐसा इस्पात या फौलाद जो कि दाग रहित हो, जिसमें दाग धब्बे ना पड़ते हो। क्लियर? ठीक है, तो ये तो बात हो गई स्टेनलेस स्टील की, ठीक है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि स्टेनलेस स्टील जो है उसमें वो कैसे बनाया जाता है, तो हम कहेंगे कि लोहे के अंदर, यानी फेरस के अंदर या आयरन, लोहे को हम फेरस भी बोलते हैं, आयरन भी बोलते हैं, इसका प्रतीक होता है Fe। तो लोहे के अंदर हम दो धातुएं मिलाते हैं, क्रोमियम और निकल। क्रोमियम और निकल को मिला करके स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी मिश्र धातु हम लेते हैं पीतल। पीतल, ठीक है, पीतल को हम बोलते हैं ब्रास, अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रास, BRASS, ब्रास। तो पीतल या ब्रास जो होता है, इस मिश्र धातु का निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है मुख्य, इसमें मुख्य धातु, पीतल के अंदर मुख्य जो धातु होती है वो तो होती है तांबा यानी कॉपर, ठीक है, Cu। इस तांबे में या कॉपर में या Cu के अंदर जस्ते या जिंक को, जस्ता, जिंक, Zn, जस्ते को हम जिंक भी बोलते हैं। तो जिंक होता है जो Zn, जिंक या जस्ता, इसको मिलाते हैं। और कितना प्रतिशत मिलाते हैं? 5 से लेकर के 40% तक मिक्सिंग की जाती है, ठीक है। पीतल या ब्रास का निर्माण कैसे होता है? तांबा जो होता है ना, तांबा धातु जिसको कॉपर या Cu बोलते हैं हम, उसके अंदर हम जिंक मिलाते हैं, यानी जिंक को हम बोलते हैं जस्ता। और कितनी मात्रा में मिलाते हैं? 5 से लेकर 40% तक की मात्रा में मिलाया जाता है, ठीक है। अलग अलग मात्राएं हैं, अलग अलग तरह का पीतल तैयार होता है, ब्रास तैयार होता है, ठीक है। तो कुल मिला के याद रखने वाले बस बात सिर्फ इतनी सी है कि पीतल बनाने के लिए तांबे के अंदर जिंक का उसकी मिक्सिंग की जाती है, ठीक है, तांबे में जिंक मिलाया जाता है, ठीक है। अच्छा, तीसरी धातु की हम बात कर रहे हैं कांसा।
कांसा। कांस्य पदक नाम सुना है ना। कांसे को हम बोलते हैं ब्रॉन्ज, अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मेडल, BRONZE, ब्रॉन्ज। तो कांसा ये जो ब्रॉन्ज है इसका निर्माण मुख्यतः तांबे, यानी पीतल में भी तांबा है, इसमें भी तांबा है, तो तांबा यानी कॉपर के अंदर, Cu के अंदर करीब 12% तो मिलाते हैं टिन। ठीक है, तांबे के अंदर अगर हम टिन मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? कांसा। ठीक है, और तांबे के अंदर अगर हम जिंक मिला देते हैं, Zn मिला देते हैं, तो क्या बनता है? पीतल या ब्रास। ठीक है, तो कांसा या ब्रॉन्ज कैसे बनता है मिश्र धातु? तांबे के अंदर हम टिन मिलाते हैं, वो भी कितना? 12%। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्या होता है कि टिन नहीं मिलता है, उपलब्ध ना हो मान लो, तो कभी कभी टिन के स्थान पर आर्सेनिक जो होता है ना, आर्सेनिक, AS, आर्सेनिक के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। तो अगर कभी कभी टिन नहीं मिलता है तो आर्सेनिक का भी उसका में इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, कांसा बनाने में। तो याद रखिए, कांसा बनाने के लिए तांबा जो मुख्य धातु है उसके अंदर 12% टिन मिलाया जाता है, या फिर कभी कभी आर्सेनिक भी मिलाया जाता है। ठीक है, अच्छा टिन के अलावा कुछ मात्रा में कुछ अन्य धातुएं भी कांसा या ब्रॉन्ज बनाने में काम में आती है। टिन तो आ गई, आर्सेनिक की बात हमने करी ली, इसके अलावा एल्युमिनियम भी कभी कभी मिलाते हैं थोड़ा सा, या जिंक भी यानी Zn भी मिला देते हैं, निकल Ni भी मिला देते हैं, निकिल, और मैग्नीज, 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 मैग्नीज को लिखते हैं M और छोटा n, Mn। ठीक है, तो कभी कभी कांसा बनाने में, ब्रॉन्ज बनाने में एल्युमिनियम का, जिंक का, निकिल का और मैग्नीज का, इसका भी इस्तेमाल होता है। लेकिन आपको जो महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है वो तो सिर्फ इतना रखना है कि कांसा बनाने के अंदर तांबे के साथ में मुख्यतः टिन मिलाया जाता है, टिन ना मिले तो आर्सेनिक मिलाया जाता है। ठीक है, और आगे के लिए याद रख लें कि भी आर्सेनिक के अलावा एल्युमिनियम हुआ, जिंक हुआ, निकिल हुआ, मैग्नीज हुआ, ये भी कभी कभी कांसा बनाने में, अलग अलग तरह की वैरायटियाँ होती है ना, उस हिसाब से इनको मिलाया जाता है। और पीतल के अंदर या ब्रास के अंदर हम तांबे के साथ में जिंक मिलाते हैं, उसकी मात्रा भी अलग अलग होती है, 5 से लेकर 40% तक उसकी मात्रा रहती है। और स्टेनलेस स्टील के अंदर लोहे के साथ में क्रोमियम और निकिल धातु मिलाई जाती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी मिश्र धातु की। अब हम बात करेंगे दो खास सवालों पर। पहला प्रश्न है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्यों? हमने आपको बताया था ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक अपर रूप है, एलोट्रोप है, वो होने को तो कार्बन क्योंकि अधातु है इसलिए ग्रेफाइट भी अधातु हो गया। ठीक है, होने को तो अधातु है, लेकिन इसके बावजूद भी वो विद्युत का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है। आखिर क्यों? आखिर ये जो सवाल है ये पुस्तक में बताया नहीं गया है, सिर्फ ये कहा गया है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। तथापि हम आपको जानकारी दे दें कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक इसलिए है क्योंकि इसमें धातुओं के समान फ्री यानी मुक्त यानी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्यों है? क्योंकि इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं ये परमाणु वाले पार्ट में बाद में आएंगे, आगे आएंगे। फिलहाल तो इतना याद रखें कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक इसलिए है क्योंकि इसमें धातुओं के समान स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हमने कह दिया भाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये बात आपको बड़ी कक्षाओं में हम बताएंगे, आगे जब भी संदर्भ आएगा तब बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप सिर्फ इतना ध्यान रखें
कि जिन पदार्थों में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वे सभी विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, अगर इसका मतलब यह है कि कोई भी पदार्थ विद्युत का चालक होगा या सुचालक होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उस पदार्थ के अंदर, उसके जो परमाणु है उसके अंदर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। अगर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं तो विद्युत का वो सुचालक होगा, गुड कंडक्टर होगा, और अगर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा रहे हैं तो विद्युत का कुचालक होगा, यानी बैड कंडक्टर होगा। ठीक है, इस बात को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त या सहेली के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आप तभी जा सकते हैं जब आपके घर वाले आपको जाने की अनुमति दें, यानी आपको स्वतंत्र छोड़ें। स्वतंत्र छोड़ोगे तभी तो जाओगे ना। ठीक है ना। स्पष्ट है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति का स्वतंत्र होना जरूरी है, और यही बात ग्रेफाइट पर भी लागू होती है। ग्रेफाइट में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इसी वजह से ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ठीक है, आगे समझो। चलिए अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। हमारा दूसरा सवाल है कि नींबू के शरबत को लोहे के पात्र में क्यों नहीं रखा जाता है। नींबू के शरबत को लोहे के पात्र में क्यों नहीं रखा जाता है। देखिए, हम जानते हैं कि नींबू में एक अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। नींबू में जो एसिड पाया जाता है उसका नाम होता है साइट्रिक अम्ल या साइट्रिक एसिड। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि जो लोहा है, जिसको कि हम आयरन या फेरस कहते हैं, और Fe जो उसका प्रतीक है उससे प्रदर्शित करते हैं, वो एक धातु है। लोहा एक धातु है। ठीक है, नींबू के अंदर तो एक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक एसिड। और लोहा क्या है? वो एक धातु है, एक मेटल है। और हम जानते हैं कि धातुएं जो होती हैं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अभी अभी हमने आपको बताया था जब धातुओं की अम्लों से क्रिया के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, ठीक है ना। धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अर्थात यदि हम नींबू के शरबत को लोहे या किसी भी अन्य धातु के पात्र में रखेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, और हाइड्रोजन गैस बनने के कारण हमारा जो शरबत है वो खराब हो जाएगा, पीने के योग्य नहीं रहेगा, जहरीला हो जाएगा। इसी वजह से हम नींबू के शरबत को लोहे के पात्र में नहीं रखते हैं। ठीक है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।